इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हर एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ग्रामर पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रूल है ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट। जो ईच होता है वो इंडिविजुअल या दो से अधिक दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी ईच का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्येक। किसी इंडिविजुअल की बात करें कि किसी इंडिविजुअल को कोई चीज़ बांटी जा रही है तो वहाँ पे हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। और ईच का प्रयोग दो और दो से अधिक दोनों जगह पे हो सकता है। और वहीं पे दूसरा वर्ड है हमारा एवरी। एवरी का प्रयोग जो होता है वो हमेशा ग्रुपिंग में किया जाता है और ये हमेशा दो से अधिक लोगों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव अ बुक इन ईच हैंड। हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही हाथ है तो हम क्या करेंगे, ईच का मतलब यहाँ पे ईच जो है इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है और दो से अधिक दो हाथ होते हैं हमारे पास, दो से अधिक होते नहीं हैं तो यहाँ पे एवरी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे ईच का ही यूज होगा। और ईच का यूज जो है वो हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह करते हैं। लेकिन जो हमारा जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। यहाँ पे जो ईच ऑफ माई स्टूडेंट है वो एज अ प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। और ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, सारे स्टूडेंट जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत हार्ड तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईच स्टूडेंट है वो स्टूडेंट हमारा नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ईच जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये ईच। और यहाँ पे ईच ऑफ माई स्टूडेंट जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे ईच स्टूडेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ईच को हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज करते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा एवरी। एवरी को हम एडजेक्टिव की तरह ही यूज करते हैं, कभी भी प्रोनाउन की तरह नहीं यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है, ईच स्टूडेंट आर वर्किंग वेरी हार्ड। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट आर वर्किंग वेरी हार्ड। एवरी का यूज जो हुआ है वो हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और एक तीसरा रूल है इसी पे, जो ईच होता है, ईच का यूज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ये हमारा काइंडनेस हो गया, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ये फीलिंग वगैरह जो चीज़ होती है जो फील की जाती है वो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ईच का यूज जो है वो हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नहीं करेंगे। जहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखे हमें वहाँ पे एवरी ही लगाना है। जैसे एग्जांपल है, आई हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी। हमारे पास वो सारे रीज़न हैं खुश होने के। तो यहाँ पे जो हैप्पी है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एवरी का यूज करेंगे, ईच का यूज नहीं करेंगे। और ईच, एवरी, आइदर, नेदर, ये जो वर्ड हैं ईच, एवरी, आइदर, नेदर, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और इनके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। ये क्या है, यहाँ पे ईच स्टूडेंट, ये ईच जो है सिंगुलर का काम करेगा। इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर, ईच स्टूडेंट जो है वो हम क्या ले रहे हैं, सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। तो इसके साथ जो एडजेक्टिव है वो प्लूरल क्यों होगा, यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्ज़ाम। यहाँ पे अगर लड़की है तो वो हर का प्रयोग कर सकते हैं, अगर लड़का होगा तो यहाँ पे हम ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम, ये भी सही रहेगा। अब इसी पे भी यहाँ पे एक और रूल है, ईच ऑफ द। अगर ईच ऑफ द लिखा रहेगा कहीं पे तो ये जो ईच होता है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, लेकिन ईच ऑफ द लग जाता है तो ये अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन लेता है और प्लूरल एडजेक्टिव लेता है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं,
ईच ऑफ द स्टूडेंट आर वर्किंग। ईच ऑफ द है तो ईच ऑफ द जो है ये ईच सिंगुलर है, लेकिन जब ईच ऑफ द लग जाता है तो यहाँ पे जो यूज होने वाला हमारा नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट, और जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी जो होगा वो भी प्लूरल होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट आर वर्किंग। सेकेंड रूल है बोथ का। बोथ की एक क्वालिटी है कि अगर कहीं बोथ यूज हुआ है तो उसके साथ एज वेल एज कभी नहीं यूज होगा, और बोथ के साथ दूसरा रूल है नॉट कभी नहीं लगता है। अगर दो चीज़ों की बात की जाए और वहाँ पे निगेटिव का सेंस आता है तो वहाँ पे बोथ के साथ ना तो हम एज वेल एज लगाते हैं और न ही नॉट लगाते हैं। तो हम क्या लगाते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम, ये गलत है, हमें लिखना पड़ेगा बोथ राम एंड श्याम, और बोथ जो है वो अपने साथ एंड वर्ब लेता है, जो इसका जो पेयर है वो एंड है, बोथ के साथ एंड पेयर लगता है। दूसरा रूल है बोथ के साथ नॉट कभी यूज नहीं होता। बोथ जो है दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो जो अगर नॉट का यूज करेंगे तो इस नॉट को रिप्लेस करके हम नेदर और नॉर का यूज करते हैं, और जो बोथ होता है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब एग्जांपल देखते हैं, बोथ माई स्टूडेंट, बोथ माई स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माई बोथ स्टूडेंट ये नहीं होगा, ठीक, जो है क्या बोलते हैं माई बोथ नहीं, जब पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा वो हमेशा बोथ के बाद ही आएगा। तीसरा रूल है हमारा हु और होम का। हु और होम जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहले हम क्या करते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखते हैं। और जो हु है वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का काम करता है, और जो हमारा होम है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। जब भी हम हु का यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट को दर्शाता है, और जब होम का यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सी मेड द पर्सन हु सेज दैट आई एम गुड, आई एम गॉड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी मेड द पर्सन, वो उस पर्सन से मिली। अब यहाँ पे क्या, उसने कहा यानी कि ये आई का सेंस देगा, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट यूज होगा, तो सब्जेक्ट के तौर पर हम WHO हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु सेज दैट आई एम गॉड। और दूसरा वर्ड है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी मेट द पर्सन, वह उस पर्सन से मिली, ठीक, क्या है, सी मेट द पर्सन हुज गॉड लाइक्स, वो उस पर्सन से मिली। अब यहाँ पे क्या है, जिसको का सेंस आएगा, ठीक है, तो हुज होगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और हुज का यूज करेंगे। हुज गॉड लाइक, जो लाइक करती है गॉड को। और हु और होम जो है वो दोनों, हु और होम लिविंग और ऑब्जेक्ट हैं या फिर एनिमल है। एनिमल में भी जो पेट एनिमल हैं उनके लिए यूज होता है। कभी भी हु और होम का प्रयोग जो है वो हम नॉन लिविंग के लिए नहीं करते हैं। जब भी नॉन लिविंग की बात हो तो वहाँ पे हम विच और दैट का यूज करते हैं। जैसे है विच और दैट जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। विच जो है वो एनिमल को कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, जो डोमेस्टिक नहीं है और नॉन लिविंग थिंग दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और जो दैट है वो सबके लिए, दैट का यूज जो है वो हम लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, द बॉम्ब विच किल्ड each people was the worst of a series of terrorist outrage। जो बम यूज किया गया था, यहाँ पे जो बम की बात हुई है वो नॉन लिविंग चीज़ है, तो यहाँ पे हम विच का यूज करेंगे। द म्यूजिशियन दैट वॉन द अवार्ड इज इंडियन, जो म्यूजिशियन अवार्ड जीता वो इंडियन था। यहाँ पे हम क्या है, म्यूजिशियन एक लिविंग थिंग भी है, तो हम यहाँ पे दैट का यूज किए। दैट भी यहाँ पे ठीक रहेगा और हु भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये लिविंग चीज़ है। दैट जो है वो दोनों के लिए यूज होता है।
अब हम नोट में कुछ चीज़ें जो है वो लिखे हैं, जैसे ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नाउन, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्री आर फॉलोड बाय दैट। अगर कहीं भी सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाए और उनके साथ हमें यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। जैसे ऑल कहीं लिखा है तो ऑल में वो लिविंग है या नॉन लिविंग है हमें नहीं समझ में आएगा। एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, और जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है वो अपने साथ हमेशा दैट का यूज करते हैं। से एग्जाम्पल है, दिस इज़ द सेम बुक विच वर यू रीडिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द सेम। द सेम जो है क्या है, हमने अपना जो नोट्स डाउन लिखा था उसमें उससे लगता हुआ वर्ड है। यहाँ बुक तो नन लिविंग है, लेकिन इसके साथ हम कभी भी विच का यूज नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे। दिस इज़ द सेम पर्सन दैट आई वॉन्ट टू मैरी। यह वही पर्सन है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो द सेम पर्सन ये वर्ड आ गया, द सेम, तो इनके साथ हम दैट का यूज करेंगे, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ऊपर के जो पॉइंट हैं जो नोट्स में लिखे हैं इसको याद करें, क्योंकि इन सब पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। आगे का रूल है होम एवर, हु एवर। यहाँ पे ही, सा, हिम, हु इज अ रॉक स्टार। अब जो है अगर ये वर्ड हम ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उसने उस आदमी को देखा जो कि एक रॉक स्टार है। अगर कहीं पे भी नाउन या प्रोनाउन, हिम जो है वो नाउन या प्रोनाउन है, तो जब नाउन और प्रोनाउन आता है तो उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। जब नाउन और प्रोनाउन नहीं आता है उन सब के बीच में, तो वहाँ पे हम हुम एवर या हु एवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई सा हिम, तो यहाँ पे सा के बाद नाउन प्रोनाउन आया है तो वो एंटीसीडेंट का काम करेगा। अब यहाँ पे जो ये वाला एग्जांपल है उसमें है कि ही सा होम एवर इज अ रॉक स्टार। उसने देखा, किसको देखा ये पता नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन इसके बीच में नहीं लगा है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम हु का यूज ना करके हम होम एवर का यूज करेंगे। होम एवर इज अ रॉक स्टार। और जो आगे का एग्जाम्पल है, प्लीज़ इनवाइट होम एवर यू चूज। उनको इनवाइट कर दो जिनको तुम चाहती हो, जिनको तुमने चूज किया है। रूल नंबर 4 है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम को देखने को मिलते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट क्या होता है, अगर हम जो क्लॉज वर्ड है इसमें 2 सेंटेंस होते हैं। एक पहला सेंटेंस होता है जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। इफ़ का जब भी ये स्टार्ट होगा इफ़ के साथ स्टार्ट होगा। अगर जो पहला क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है, जो मेन क्लॉज होगा वो विल के साथ फ्यूचर लेगा, विल प्लस फ्यूचर। और अगर मॉडल वर्ड आएगा तो मॉडल प्लस इन्फिनेटिव और शैल, कैन, मैरी, मस्ट, इन सब के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर दूसरा है कि हमारा अगर सिंपल पास्ट आता है तो जो मेन क्लॉज होगा वो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर कुड, माइट, शुड ये सब यूज होगा तो इसके साथ भी वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट, पहला क्लॉज जो होगा फर्स्ट क्लॉज इफ़ वाला, अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो उसका जो मेन क्लॉज होगा वो वुड प्लस हैव लेता है। और जो हमारा जो वर्ब होगा उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कुड, माइट, शुड, हैव, इन सब के साथ क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ आई स्टडी। यहाँ पे क्या है, जो हमारा इफ़ वाला क्लॉज है वो इनडेफिनिट में है, तो इसका जो मेन क्लॉज होगा वो क्या हो जाएगा, आई विल पास द एग्ज़ाम। अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगी। जो सेकेंड टाइप्स है उसमें क्या है, इफ़ आई स्टडीड।
यानी कि ये जो सेकेंड जो क्लॉज है हमारा वो हमारा सिंपल पास्ट में है। जब सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वुड पास द एग्ज़ाम, अगर वो मैं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम को पास कर लेता। तीसरा है हमारा इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता, ये बहुत पास्ट के पास्ट की बात करता है हैड, तो आई वुड हैव, यहाँ पे हैड लगा है और स्टडी यानी कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो इसका जो मेन क्लॉज होगा वो आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन होगा। वुड प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये यूज होगा। नोट है एक, द गिवन रूल इज़ नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें कोई भी केस तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है और कोई भी रूल नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है ये यूनिवर्सल केस में। जैसे ये है इफ़ यू हीट वाटर इट टर्न इनटू वेपर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम इट टर्न्स इनटू वेपर का यूज करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई फैक्ट वाली बात है, तो वहाँ पे हम हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात का ही रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ईच ऑफ द और वन ऑफ द। ये जो वर्ब है ईच ऑफ द और वन ऑफ द, ईच ऑफ द के बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और वन ऑफ द ये जब भी आते हैं सेंटेंस में यहाँ पे हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेते हैं। जैसे ही इज़ वन ऑफ द मैन हु थिंक दैट दे कैन डू एवरीथिंग, वह ऐसा आदमी है, उस आदमियों में से यहाँ पे क्या है, नाउन मैन जो है MEN जो होता है मैन वो प्लूरल नाउन होता है। हु थिंक दैट दे कैन डू एवरीथिंग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो फॉर्म यूज हुआ है नाउन का वो प्लूरल यूज हुआ है। वन ऑफ द नाउन जो होगा वो प्लस अगर WHO फॉर्म है और तो वर्ब जो होगा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म लेगा, विच दैट प्लस वर्ब। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द नाउन प्लस WHO फॉर्म और वर्ब जो होगा वो हमेशा हमेशा प्लूरल होगा, विथ दैट। अब जो भी विच या दैट का यूज किया जाए, अगर वन ऑफ द है और नाउन जो है वो प्लूरल यूज हो रहा है तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, पहला रूल क्या है, वन ऑफ द के बाद कोई प्लूरल नाउन आ रहा है और WHO वर्ड आ रहा है और उसके बाद वर्ब जो यूज करेंगे वो प्लूरल यूज होगा। लेकिन अगर वन ऑफ द आया है सिर्फ और प्लूरल नाउन आया है तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु थिंक दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स का यूज किया हुआ है वो प्लूरल है, यहाँ पे जो हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है। हु WHO वर्ड आ गया, हु आ गया, तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे वो थिंक यूज करेंगे। एक डिफरेंस होता है, अगर हम नाउन की बात करते हैं तो जो नाउन होता है हमारा, नाउन को जब उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम यस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन अगर वर्ब को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो सिंगुलर वर्ब जो होता है वो उसमें हम एस और ईएस को ऐड करते हैं। यहाँ पे सी क्या है, सी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके साथ अगर WHO वर्ब नहीं यूज होता तो यहाँ पे हम थिंक्स यूज करते। तो हमारा जो ये थिंक वर्ब है ये क्या काम कर रहा है, ये प्लूरल का काम कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है वन ऑफ हर डिज़ायर्स। यहाँ पे डिज़ायर जो है वो क्या है, हमारा जो नाउन यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। वन ऑफ हर डिज़ायर इज़ टू बी बिकम अ डॉक्टर, उसकी इच्छा है कि वो एक डॉक्टर बने। तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ हर WHO वर्ब नहीं आया है तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। एक एक्सेप्शन केस है, ओनली
प्लस वन ऑफ द और WHO विच दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर आते हैं बीच में तो इनके साथ हमेशा हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे रीना इज़ द ओनली वन ऑफ द गर्ल हु हैज़ इवन बी टू इंडिया। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे ओनली वन ऑफ द गर्ल यूज हुआ है, तो इसके साथ WHO वर्ब भी आया है, लेकिन इसके साथ हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। रूल नंबर 6 है, नाउन अगर यूनिट की तरह काम करता है तब उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर होता है, कोई नंबर हम लिख रहे हैं, और यूनिट कोई यूनिट को दर्शा रहा है, कोई भी यूनिट जैसे इंच हो गया, ईयर हो गया, टाइम की बात करें तो टाइम में सेकेंड मिनट हो गया, और उसके साथ कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए तो जो अगर यूनिट की बात होगी वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे 10 इंच स्नैक, कि स्नैक जो है, स्नैक एक नाउन है, सांप जिसका मतलब होता है कि उसका वो 10 इंच का है, तो यहाँ पे इंचेस नहीं, यहाँ पे नंबर 10 है, लेकिन इसके साथ ये क्या कर रहा है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंच जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर का यूज करेंगे। 10 इंच स्नैक। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले। यहाँ पे एगो का जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ईयर जो है एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ भी हम ईयर यूज करेंगे, जो कि सिंगुलर फॉर्म है, ईयर्स नहीं यूज करेंगे। अगर नंबर सफिशिएंट है, जो अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो प्लूरल क्या बोलते हैं, नंबर जो है मीनिंग एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो वहाँ पे जो यूनिट हो जाती है वो प्लूरल हो जाती है। जैसे आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं, वो क्या है, रुपी जो है वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है अपने आप में सफिशिएंट है। वो तो जब सफिशिएंट की बात हो जाए, अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर ले कि मैं 10 ही हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा वो यूनिट। अगर सफिशिएंट नहीं है तो सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे आई हैव 10 डजन, व्हाट 10 डजन। अगर यहाँ पे किस 10 डजन की बात करें, मेरे पास 10 दर्जन क्या है कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब नहीं पता चले, अपना मीनिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो वहाँ पे सिंगुलर का यूज करते हैं। सिंगुलर जो है सिंगुलर यूनिट यूज होगा। जब इनडेफिनिट हो, जैसे यूनिट ऑफ का सेंस दे, जैसे यूनिट जो है वो प्लूरल, यूनिट असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसको हम कैसे कहते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम किसी यूनिट को लिख रहे हैं, तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे, उसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में जब भी आएगा तो हम प्लूरल का यूज करते हैं। जैसे लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड। अब क्या होता है, इसको असेंडिंग, लैख नहीं, लैक्स ऑफ थाउजेंड, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते, क्या बोलते हैं, लो टू हाई, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या है, पहले 1000 आएगा, बाद में लैक्स आएगा, तो हम इसको लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड। लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड ये होगा। अब कुछ रैंडम यूनिट है, उनका प्लूरल बनाते वक्त हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे एक ग्लास भर के, जैसे घर वगैरह में पहले जब खाना वगैरह बनता है तो लोग क्या करते हैं, एक चावल वगैरह को नाप के लिखते हैं, तो जब ग्लास का जो यूनिट है ये सब रैंडम यूनिट है, उसका यूज करते हैं। जैसे ग्लास फुल, इसके पीछे FUL लगता है, FULL नहीं लगता है, ये मैंने गलत लिख दिया है तो इसको मैंने कट किया है। ग्लास फुल होता है स्पून फुल, चम्मच भर के। फिस्ट फुल, फिस्ट फुल का मतलब होता है मुट्ठी भर के। फिस्ट फुल, हैंड फुल, हाथ पूरा भर के। माउथ फुल, मुंह भर के, जैसे उसने मुंह में खाना मुंह भर के ले लिया, तो वहाँ पे माउथ फुल की बात करेंगे हम। ये सब रैंडम यूनिट है। अब जब हम इन रैंडम यूनिट का प्लूरल बनाएंगे तो हमको लास्ट में एस ऐड कर देना है। जैसे ग्लास फुल का ग्लास फुल्स, हैंड फुल का हैंड फुल्स, ही फुल। एग्जाम्पल ले लेते हैं,
ही पुल्ड आउट अ हैंडफुल्स ऑफ अ कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने एक मुट्ठी भर के अपने पॉकेट से कॉइन को बाहर निकाला। तो ही पुल्स अ हैंडफुल्स ऑफ कॉइन, यहाँ पे हैंडफुल्स का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा रूल्स है वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस। ये क्या होते हैं कि यूनिट की तरह काम करते हैं। तो इनके साथ जो है वो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे 70 किलोग्राम्स इज हिज वेट। 70 किलोग्राम, यहाँ पे हम 70 किलोग्राम जो है वो एक यूनिट को दर्शा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा। 10 miles नीड्स टू बी कवर कम्प्लीटली ऑन फुट। अब देखिए यहाँ पे 10 माइल्स जो है वो क्या हो रहा है, एक यूनिट को डिफाइन कर रहा है कि 10 मील की दूरी जो है उसको अपने पैरों से ही तय करनी है। अब यहाँ पे 10 मील्स क्या है, सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा। तो हम सिंगुलर के लिए जो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं उस वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे मैंने नीड्स लिखा, तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फुट। एक्सेप्शन का एक केस है, अगर डिवीज़न की बात करेंगे जब भी, कि अगर डिवीज़न हो रहा है मतलब अलग अलग बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिट, तो वहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। अब रूल नंबर 8 है कंपैरिजन। जब भी हम ए का कंपेयर कर रहे हैं बी से, तो जब भी दो चीज़ों के कंपेयर होते हैं तो हमको ये देखना रहता है कि वो जो ए और बी जो चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। जैसे अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, गोल्ड इज़ बेटर देन ऑल अदर मेटल। ये जो है बेटर है, गोल्ड क्या है, बेटर है, यानी कि बेहतर है किससे, ऑल अदर मेटल। गोल्ड भी एक मेटल्स है ना, तो ऑल अदर मेटल से बेहतर है। कालिदास वाज मोर फेमस देन ऑल इंग्लिश पोएट। अब ये दोनों सेंटेंस जो है वो हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पहली बात, कालिदास जो है इंग्लिश के पोएट तो है नहीं, तो हम उनका कंपेयर इंग्लिश के पोएट से क्यों करेंगे, हम उनका कंपेयर और लोगों से करेंगे जो सेम हो, उससे करेंगे। और जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज बेटर देन ऑल अदर मेटल, और भी जितने मेटल हैं उससे जो है वो गोल्ड जो है वो बेटर है। रूल नंबर 9 है सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। सिंस जो है वो डेफिनिट टाइम या फिर एक सर्टेन टाइम होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि फॉर जो है वो ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। जैसे ओनली द परफेक्ट टेंस और पास्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंस और फॉर का यूज जनरली हम लोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर सिंस आता है तो जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट में है। जैसे शी हैज़ बिन लिविंग देयर सिंस माई। जो सिंस यूज किया जाता है उसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसके बाद सिंस का यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो है जो उसके बाद का जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट टेंस में रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल है शी हैज़ बिन लिविंग देयर सिंस माई फादर मूव टू दिल्ली। सिंस का यूज किया है एक सर्टेन टाइम के लिए, हो रहा है कि वो तब से रह रही है वहाँ पर। ये जो पहला स्ट्रक्चर है शी हैज़ बिन लिविंग, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। यहाँ पे बीच में हम सिंस का यूज कर रहे हैं, और सिंस जो है दूसरे वाले सेंटेंस को जोड़ रहा है। माई फादर मूव टू दिल्ली, जब से मेरे पापा दिल्ली को मूव किए हैं या फिर सेटल्ड हुए हैं तब से वो वहाँ रह रही है। तो यहाँ पे सिंस का यूज कर रहे हैं क्योंकि एक सर्टेन टाइम या सर्टेन ड्यूरेशन की बात कर रहा है। अब रूल नंबर 10 है जब दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, तब जब दो एक्शन होते हैं तो दो वर्ड है, एक अर्लियर वर्ड है और एक है लेटर वर्ड। इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अर्लियर वर्ड का यूज जो होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट जो होता है वो अपने साथ
हैड प्लस V3 का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। और जो पास्ट होता है, पास्ट में हम क्या करते हैं, वो या तो V2 का यूज होगा या फिर डिड का यूज होता है, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये पास्ट का स्ट्रक्चर है। जब अर्लियर का यूज जो है, कोई दो एक्शन हो रहा है तो उसमें हम करते हैं। जैसे एग्जांपल है द पेशेंट, PATI यहाँ पे होगा PATIENT, द पेशेंट हैड डेड, पेशेंट जो है वो मर चुका है। बिफोर हिज फैमिली अरेंज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने से पहले ही पेशेंट मर चुका है। तो जो एक्शन जो है वो पहले हो जाता है उसको हम हमेशा हैड प्लस V3 फॉर्म में रखते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है उसको हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे द पेशेंट हैड डेड बिफोर हिज फैमिली अरेंज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। और जो लेटर की बात करते हैं, लेटर हमेशा जो है वो पास्ट वाले केस में ही यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है ही टॉक टू मी आफ्टर ही हैड कम टू अमेरिका। क्या कह रहा है कि ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात किया कब, जब मैं अमेरिका आ गया उसके बाद बात किया। तो जो एक्शन पहले हो रहा है, एक्शन पहले क्या हो रहा है, भले यहाँ पे आफ्टर आया है लेकिन एक्शन क्या हो रहा है, ही टॉक टू मी, मैंने बात किया, क्या किया, बाद में बात किया। जो एक्शन बाद में होता है वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात किया जब मैं अमेरिका आ गई। तो पहले मैं अमेरिका आई, उसके बाद उसने मुझसे बात किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको लगाएंगे। V3 का थर्ड फॉर्म है और हैड है। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आया हो। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे।